So today we'll study about the pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या होता है? Now, अगर आपके ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम सिम्टम्स, एंड व्हाट आर दोज सिम्टम्स इज नोन एज, उसको हम पैथो मतलब कि डिस्टर्बेंस इन, क्या हुआ? अब तो आए हो यार, अभी से डिस्कशन क्यों चालू कर रहे हो? बैग नीचे रखो अपना. So everybody will write down these points. This is the first point. First put the point, pathophysiology of signs and symptoms diabetes mellitus. First point of pathophysiology is glucose utilization. अब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होता है तो आपके ग्लूकोज increase, so that will lead to hyperglycemia. Now when there is a hyperglycemia, what will happen? Amount of glucose filtered in the kidney. अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इस लेक्चर में बताया था या इससे पहले वाले लेक्चर में, डोंट नो, थ्रेशोल्ड होता है ग्लूकोज के लिए, किडनी एक थ्रेशोल्ड होता है फिल्ट्रेशन का. गोदी में क्यों बैठ, जगह नहीं है क्या? डिस्टर्ब, एक तो लेट आते हो फिर दूसरों को डिस्टर्ब करते हो तुम लोग. शांति से बैठ जाया करो पीछे आके. आ जाओ प्लीज. थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है तो अचीव होने के बाद में उसके ऊपर जितना भी ग्लूकोज है वो फिर यूरिन के अंदर फिल्टर हो जाएगा. वैसे नॉर्मली देयर शुड बी नो ग्लूकोज इन द यूरिन. हम लोग इसके लिए टेस्ट भी करते हैं कि जब हमको शक होता है कि भाई इसको डायबिटीज हो सकता है तो हम लोग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लगता है तो इट्स ए इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, अर्ली ऑनसेट ऑफ, जो भी अर्ली क्लिनिकल साइन या कुछ भी बोल सकते, या उसके अंदर डायबिटीज ऑलरेडी होगा बहुत टाइम से, आपको पता ही नहीं चला. कई बार सिंपल ही दिया कहीं पे और आपके ट्रेस हो जाता है उसमें ग्लूकोज, so you come to know that you have increased hyperglycemia, or the maybe reason is diabetes. So excretion of glucose increases and this is known as glycosuria. So this is the pathophysiology or first clinical symptom, which it is not symptom, it is a sign. So it is known as glycosuria. There is a difference between symptom and sign. Symptom, which is actually experienced by the patient and he will inform you, and the sign is you will elicit it, you will find it out, so that is sign. तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा ग्लाइकोसूरिया. ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, यूरिया मतलब यूरिन के अंदर. तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना इज द फर्स्ट साइन ऑफ डायबिटीज. देन another points are polyuria and polydipsia. What it means? Increase in excretion of urine. Poly मतलब ज्यादा, यूरिया अगेन यूरिन, एंड polydipsia. poly मतलब ज्यादा, dipsia मतलब पीना, पानी पीना, प्यास ज्यादा लगेगी और यूरिन भी ज्यादा आएगा. आप पानी पीओगे और यूरिन निकालोगे. तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑस्मोटिक एक्शन, जो ग्लूकोज है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो व्हेनेवर वेरेवर इट विल गो इट विल टेक वाटर विथ इट. सो वाटर को ये सक करेगा, वाटर को अपने साथ लेके जाएगा एंड इंक्रीज द लोड ऑन द ट्यूब्यूल्स एंड इट विल, अगर एक्सेस, और फिर वो दैट विल लीड टू एक्सेस ऑफ द वाटर एंड एक्सेस ऑफ वाटर विल बी एक्सक्रीटेड आउट, सो इट विल कॉज पॉलीयूरिया. सो अगर डायग्नोस नहीं हुआ और अभी तक रेगुलेट नहीं करी है शुगर, तो उनको बार बार अर्ज होती है के लिए. तो वन ऑफ द सिम्टम और साइन आप बोल सकते हो. सिम्टम अगर पेशेंट बता दे तो उसको खुद को फील हो जाए. बार बार यूरिन, प्लीज, अगर बार बार जा रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड का वॉल्यूम कम होगा एंड इट विल कॉज द थर्स्ट, सो दैट इज नोन एज पॉलीडिप्सिया. Then third one is polyphagia. हमने क्या पढ़ा? सब ग्लाइकोसूरिया, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना, देन पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया. नाउ द पॉलीफेजिया. तो
पानी भी ज्यादा पिएगा और खाएगा भी ज्यादा। तो पॉली मतलब ज्यादा, एफेसिया मतलब खाना, तो भूख भी ज्यादा लगेगी। वाई? बिकॉज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हाइपोथैलेमस वो है कम हो रहा है। ग्लूकोज ब्लड के अंदर तो इंक्रीज हो रहा है बट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा उसका, बिकॉज इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा है। दैट विल लीड टू एंड दैट विल कॉज पॉलीफेजिया। So decreased utilization, it will cause the loss of weight. So this is known as starvation in the midst of plenty. क्योंकि इंसुलिन ही वो चीज होती है जो कि इनेबल करती है ग्लूकोज को सेल के अंदर खाने के लिए। सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा नहीं तब तक उसका यूटिलाइजेशन होगा। वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली ब्लड इज हैविंग लॉट्स ऑफ ग्लूकोज, बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द सेल। सेल उसको यूज, दैट इज स्टार्वेशन इन द मिड्स ऑफ प्लेंटी। मतलब आपके ब्लड के अंदर प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज है बट योर सेल्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज बिकॉज उनके पास फैक्टर दैट इज नोन एज इंसुलिन, जो कि मीडिएटर है ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन कराने, सेल के अंदर एंटर कराने के लिए। So that will lead to response of hunger, which is known as polyphagia. So polyphagia, polyuria, polydipsia, and hyposuria. Now the another metabolic acid. Energy use नहीं हो रही है तो the body will, the cells will look for the another source of energy that is known as fat. अब फैट को कैसे करेगा? इट विल प्रोड्यूस ए कीटोन बॉडीज एंड कीटोन बॉडीज विल लीड टू कीटोसिस। कीटोसिस विल डिक्रीज द पीएच एंड कॉज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दैट्स आवर फिफ्थ पॉइंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसको हम लोग कीटो एसिडोसिस के नाम से भी जानते हैं। कीटोन बॉडी के कारण जो हो रही है दैट इज कीटोएसिडोसिस। एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स होने तो मसल इज वेस्टेड। ना हमने देखा था कि पॉलीयूरिया है तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होगा, उसके साथ साथ में देयर विल सम लॉस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम which will cause dehydration and acidosis. Acidosis हमने देख लिया, obviously ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो dehydration will also be there and the salt है वो भी उसके साथ में लॉस हो रहा है। तो जब आप ट्रीटमेंट करोगे इसका तो आप ये भी ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको साथ में देने हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट या आइसोइलेक्ट्रिक नहीं दे सकते इसमें। आइसोइलेक्ट्रिक सिर्फ वाटर लोड बढ़ाओगे एंड विल इंक्रीज द loss of urine, water in the urine. There should body it should retain the water, otherwise sugar will take it with us. So electrolyte balance बहुत जरूरी है in the diabetic case. एसिडोसिस के कारण से जो है रेस्पिरेटरी से डीप चालू होती है, तो इट इज वन ऑफ द साइन विच इज नॉन एज कोस्मोल साइन। दिस इज इंडिकेटेड एज डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग। और इसके अंदर जो ब्रेथ के अंदर स्मेल आएगी वो फ्रूटी होगी, फ्रूट की स्मेल, बिकॉज एसीटोन बॉडीज जो है वो फ्रूटी इन द, हमने पहले लास्ट लेक्चर थी इस बारे में। तो डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग साथ में इट इज द because of presence। तो आप उसके पास में जाओगे ना, सब्जेक्ट के पास में जाओगे और हल्के से उसको स्मेल करोगे तो वो फ्रूटी स्मेल से ही आपको चल जाएगा कि यार ये कीटोएसिडोसिस। उसकी आपको पता चल जाएगी, हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी एंड आपको से एकदम बिल्कुल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये कीटोएसिड इस केस में। और दैट मे बी बिकॉज ऑफ उसने डोज लेना भूल, डायबिटिक केस है तो कहीं ना कहीं पे उसने
मिसमैनेजमेंट किया ब्लड ग्लूकोज लेवल का, दैट विल लीड टू एंटर हिज बॉडी इन कीटोएसिडोसिस। अब बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, तो इंसुलिन नहीं लेगा तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं मिलेगा, विल क्या करेगी, कीटो विल लीड टू एसिडोसिस। तो फाइनल इज, अगर कंडीशंस में हम लोग कोई इंप्रूवमेंट नहीं बाहर से कर पाते हैं और केस जो है अगर वर्स होता जाता है, तो इट विल इंक्रीज लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड्स, प्लाज्मा वॉल्यूम, डिक्रीज इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। अगर पेरिफेरल सर्कुलेशन डिक्रीज हुआ तो इट विल लीड टू शॉक, एंड शॉक फिर क्या है, इरिवर्सिबल शॉक में कन्वर्ट होकर इट विल गो टू कोमा एंड डेथ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोमा ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड कोमा ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, विच इज बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया वाले कोमा के अंदर आप ग्लूकोज कर दोगे तो इट विल यूटिलाइज द ग्लूकोज एंड जो चीजें हैं वापस से नॉर्मल की तरफ रिटर्न होने लगेगी। बट अगर वो डायबिटीज मेलाइटस वाला है तो ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया तो वहां पे है ही, ग्लूकोज अंदर है बॉडी के, बट ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो जब तक इंसुलिन नहीं दोगे तब तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे आप क्या दोगे, ग्लूकोज दोगे और ग्लूकागन दोगे ताकि बॉडी का ग्लूकोज इंक्रीज हो, ताकि वो हाइपोग्लाइसेमिया की स्टेट से बाहर आए। बट यहां पे आपको इंसुलिन देना पड़ेगा ताकि वो ग्लूकोज ऑलरेडी है उसके पास, तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो कब करेगा, जब आप इंसुलिन दोगे। आप साथ में इलेक्ट्रोलाइट, साथ में उसका डिहाइड्रेशन करेक्ट करो और साथ में इंसुलिन दो। शुरू में इंसुलिन आपको ज्यादा डोज में देना पड़ेगा बिकॉज बॉडी अभी कंपनसेट करेगी पहले, एंड देन यू हैव टू टाइटन इट ऑन। सो अगेन जो डिजीज है या जो भी कोमा कंडीशन है, शॉक कंडीशन है, उससे धीरे धीरे बॉडी बाहर आएगी। तो स्टारवेशन में क्या होता है, शिफ्ट ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, एनर्जी स्टोर्स आर डिप्लीटेड, सिंथेसिस एक्टिविटी डिक्रीजेस, एंड क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं है तो सिंथेसिस होगा नहीं, सेम एज इन द डायबिटीज मेलाइटस। ट्रीटमेंट पार्ट में आप डाइट मेंटेन कर सकते हो, साथ में इंसुलिन। डाइट के साथ में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी लिख सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज एंड दैट is related with the sensitivity। डायबिटीज मेलाइटस हमारा सिर्फ इंसुलिन की कमी से नहीं होता है, जो मोस्ट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस है जो आज की कंडीशन में हो रहे हैं, वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल के कारण। और लाइफस्टाइल के कारण से अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि इट इज ऑल इंटर रिलेटेड एंड इंटर रिलेटेड विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस से। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, देन अदर सिम्टम्स विल कम। तो डाइट में आपको ऐसे उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है, और कार्बोहाइड्रेट से डाइट विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स होनी चाहिए, एंड डाइट शुड बी हैविंग 62% intake as a carbohydrate, improve the glucose tolerance by upregulating the insulin receptor, and insulin की आप रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हो या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दे, जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं। से उनके नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे वो सब, जब आपको फार्माकोलॉजी में डायबिटीज आएगा। तो अभी के लिए इट इज बियॉन्ड। Glucagon secreted as a alpha cell from the alpha cell, stimulate the glycogenolysis in the liver, all the things which insulin doing उसके अगेंस्ट ये उल्टा काम कर। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल ये इंक्रीज करेगा, एंड स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस, फ्री फैटी एसिड इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइज टू CO2 इफ इनकम्प्लीट, एंड इट विल प्रोड्यूस टोन बॉडीज। It will also stimulate insulin secretion because blood glucose increase हो रहा है, so it will increase the insulin production, and no effect on utilization पे इसका कोई effect नहीं है।
रेगुलेशन। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो ग्लूकागोन लेवल विल डिक्रीज। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ही इसका अच्छा वो है, डायरेक्टली insulin inhibit glucagon secretion and white variation in the blood glucose level affect the secretion. अब ग्लूकागन एक्सेस होगा हाई इन डायबिटीज मेलाइटस। वाई? बिकॉज ग्लूकोज इज नॉट यूटिलाइज। बॉडी को सिम्टम मिल रहा है कि ग्लूकोज नहीं है, तो इट विल स्टिमुलेट द ग्लूकागन। साथ साथ में इंसुलिन भी स्टिमुलेट होगा। So there will be high blood glucose level, but still there will be excess of glucagon. सोमेटोस्टैटिन कौन कौन सी कंडीशन में ये स्टिमुलेट होता है? इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, अमीनो एसिड, फ्री एसिड एंड जीआई हार्मोन्स इसको स्टिमुलेट करते हैं। और ये है क्या? ये क्या करेगा? पिट्यूटरी हार्मोन है ये। कई किसको? ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन इनिबिट करेगा। एक्शन इनिबिट इंसुलिन एंड ग्लूकागन सिक्रीशन, एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज, गैस्ट्रिन एंड सिक्रीटिन को भी डिक्रीज करता है। जीआई फंक्शन पे क्या रोल है इसका? इंप्रूव हैंडलिंग ऑफ द फूड। अब ये क्या करता है? फूड को स्लो कर देता है मूवमेंट, ताकि फूड की जो यूटिलाइजेशन है, सिमुलेशन है, वो बैठ सके, ताकि फूड को ज्यादा टाइम मिले जीआईटी के अंदर। नहीं तो क्या होगा? जीआईटी फटाफट मूवमेंट करा के एक्सक्रीशन करा देगी, बट इट विल हेल्प इन extending the time for assimilation of the food and utilization immediately prevent exhaustion of the food. That is the very important function somatostatin साइन पे होता है। ये तो ये इनिबिट कर रहा है, वो अपने को पता सब कुछ, बट समथिंग यू शुड रिमेंबर, इंप्रूव्स द हैंडलिंग ऑफ फूड। साथ साथ में इट विल डिक्रीज द HCl and pepsin secretion also, and also exocrine secretions of pancreas. फिर भी कुछ बोलो, कुछ सिंड्रोम से रिलेटेड। सिंड्रोम मतलब वहां पे कुछ चीज का एसिमिलेशन होगा, बहुत सारी चीजें एक साथ मिलके एक चीज को, मतलब जो भी अंजाम दे रही है, ग्रो कर रही है, तो दैट इज सिंड्रोम। And it is related to our metabolism. Metabolism is like use of glucose and everything. Metabolism. तो metabolic syndrome, मेटाबॉलिज्म जो जो डिजीजेस इन्वॉल्व है, अब इसमें आपके सीधे आपके सबसे पहला आपको जो क्लिक करना चाहिए, दैट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बड़ा रिलेवेंस है। बॉडी मास इंडेक्स सबसे पहले इसमें आएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी आपकी, आप फैट इंक्रीज हो रहा है बॉडी का, बॉडी मास ज्यादा है तो इंक्रीज, बॉडी के अंदर फैट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? अब फैट जो होता है वो टिश्यूज, ऑर्गन्स, इनके चारों तरफ इकट्ठा होता है। जब इकट्ठा होना शुरू होता है बॉडी के अंदर, और उस फैट इकट्ठे होने के कारण से क्या होता है? इंसुलिन निकल रहा है बॉडी के अंदर, उसका फंक्शन हो जाए। वो फंक्शन पहले कर रहा था, जितने अच्छे से कर रहा था उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, और उसी चीज को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो BMI हो गया, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है। अब जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा तो दैट विल लीड टू डायबिटीज मेलाइटस, ऑब्वियसली, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने लगेगा, और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने से जो डायबिटीज में जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे आपने अभी देखे। ठीक है, नाउ ये चीज यहां तक पहुंच गई। नाउ दिस विल इन्वॉल्व द अदर सिस्टम्स ऑल्सो। अभी तक तो क्या था कि ये शुगर से रिलेटेड था, कि भाई शुगर इंक्रीज हुआ, फैट इंक्रीज हुआ। नाउ इट विल स्टार्ट इन्वॉल्विंग अदर सिम्टम्स, जिसमें सबसे मेन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
Now it will involve cardiovascular system, it will increase the coagulability of the blood. अब जब coagulability ब्लड की इंक्रीज होगी तो उसके कारण से क्या हो सकता है? क्लॉट्स बनने चालू हो जाएंगे. क्लॉट्स विल हैम्पर द सर्कुलेशन डिफरेंट पार्ट, जिसमें आपका जो अपन ने बात पहले शायद प्रीवियस में करी थी, एमआई होता है, स्ट्रोक होता है. हार्ट की खुद की कोरोनरी सर्कुलेशन अगर हैम्पर होती है तो दैट विल लीड टू एमआई, स्ट्रोक और एवरीथिंग, जो भी आप बोल सकते हो. और भी अलग चीजें हैं जो कि पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर इफेक्ट हो सकती हैं. देन ब्रेन की सप्लाई अगर हैम्पर हो रही है तो ब्रेन के फंक्शंस हैम्पर होंगे. तो स्लोली इट विल इन्वॉल्व ऑल द अदर सिस्टम्स ऑल्सो. सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर को इन्वॉल्व करके देन स्लोली अदर सिम्टम्स, अदर सिस्टम्स ऑल्सो. सो दैट विल जनरेट a condition, overall condition of decreased health or metabolic health, that is known as metabolic syndrome. So it is very closely related to the insulin and insulin resistance. Clustering of risk factors for the type 2 diabetes mellitus and cardiovascular diseases are usually present together. This condition is known as metabolic syndrome. इंसुलिन रेजिस्टेंस सेम्स टू बी, जो कि इसकी सबसे बड़ी जो कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगी आपको. नाउ दिस इज सम ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज दिस इज वेरी रिसेंटली डिस्कवर्ड डिजीज और रिसेंटली जो कि इसको अच्छे से इसको प्रेजेंट किया, भाई सारी चीजों को एक साथ के अभी एक बार इसको देखना शुरू किया कि ये इंटर रिलेटेड है चीजें, और फिर इसको नाम दिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो 1923 में सबसे पहले काइलिन फर्स्ट डिस्क्राइब द क्लस्टरिंग ऑफ hypertension, hyperglycemia and hyperuremia. These are the symptoms. So hypertension is a symptom of CVS. Hyperglycemia and hyperuremia are somewhere related to kidney and pancreas. So 1936 में हेम्सवर्थ ने इंसुलिन insensitivity in diabetes डिस्कवर करी थी. Then 1965 में येलो बसन developed the insulin assay and corrected insulin level and glucose lowering effect in resistant and non-resistant individuals. तो ये रोजलिन येलो है, इन्होंने एस्से डेवलप जिसके कारण से हम लोग इंसुलिन की क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है, क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा सब चीज देख सके. तो तब तक टाइम हो गया 65. सॉरी. देन 1988 में रेवन एंड बेंटिंग ने एक ये रेवन है, डॉक्टर रेवन, इन्होंने बेंटिंग के ऊपर एक लेक्चर दिया. बेंटिंग तो आपको पता ही है कौन है. बेंटिंग नहीं पता? वह इंसुलिन किसने डिस्कवर किया? बेंटिंग एंड बेस्ट नाम नहीं सुना कभी? यार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम 12th पास करके आए हो ना, एग्जाम भी दे के आए हो, तो एंडोक्राइन तो था ना आपके 12th में. तो बेंटिंग एंड बेस्ट तो यार सबसे पहली चीज इंसुलिन किन्होंने डिस्कवर किया था? बेंटिंग एंड बेस्ट दोनों साइंटिस्ट थे. एक स्टूडेंट था, आई थिंक बेस्ट इज ए स्टूडेंट एंड बेंटिंग इज द प्रोफेसर. सो बेंटिंग इज अ लेक्चरर. बेंटिंग पे इन्होंने, चलो ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा उसका हिस्ट्री, ठीक है, नहीं तो बुक में भी दिया होता है. हर बुक के अंदर जैसे इंसुलिन चालू होगा बेंटिंग एंड बेस्ट का वो आ जाता है. सो यहाँ पे ऐसे क्या होता है कि एक कल्चर लेक्चर देते हैं, भाई जिस जो काम किया आज तक क्या ऐसे. तो उन्होंने इस लेक्चर के अंदर उन्होंने एक लेक्चर दिया था 1988 में. वहां पे इन्होंने अपना एक इसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एक टर्म दिया. द टर्म इज नोन एज सिंड्रोम एक्स. Brought into the focus that clustering of features of metabolic syndrome. अब देखो किसी भी चीज को वर्ल्ड स्टेज पे पहुंचाने के लिए उसको एक बड़े स्टेज पे बोलना पड़ता है, उसको लेके आना पड़ता है सामने. अगर आप उसको पब्लिश करके लेके आओ, आपका पब्लिकेशन सब लोग पढ़ेंगे, तब उनको पता लगेगा. आप उसके ऊपर कर रहे हो, लेक्चर में आप उसको दे रहे हो ऐसे लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल है बहुत ज्यादा, फिर वो अपना आप देखेंगे, फिर वो समझेंगे, फिर वो उसको आगे प्रोपोगेट करेंगे. तो ये इसी तरह का लेक्चर था जहां पे इसके ऊपर इन्होंने बोला. देन इसके ऊपर फिर और रिसर्चेस चालू हो गई. रेवन नाउ प्रेफर द नेम इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम
and feels insulin resistance is the common denominator for the metabolic syndrome. तो ये कौन सा हुआ था? तो 1998 में मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेफिनेशन जो आई 1998 में आई थी. सो इट इज नॉट दैट. नाउ सिनोनिम्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम कौन कौन से हैं? इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम बोला जाता है, सिंड्रोम एक्स बोला जाता है, डेडली क्वाड्रेट बोला जाता है, देन बियर बेली सिंड्रोम, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्लूरी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और आईसीडी कोड है इसका 277.7. आईसीडी समझते हो आप लोग? एक इंटरनेशनल डिजीज कोड होता है मोस्टली अमेरिका में, एंड दे गिव कोड टू एवरी डिजीज. उनका एक सिस्टम है जहां पे हर डिजीज को वो कोड देते हैं, हर प्रोसीजर को वो कोड देते हैं, हर चीज का कोड है उनके पास. सो दैट इज नोन एज आईसीडी कोड, और उसको 277 इसमें नाम है. क्लस्टरिंग ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे? हाइपरटेंशन, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी. ओबेसिटी विच शुड बी सेंट्रल, इंपेयर्ड ग्लूकोज हैंडलिंग, ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर, एंड माइक्रो एल्बुमिनिजिया, ये WHO ने जोड़ा है बात. तो किडनी के फंक्शन हैम्पर होंगे तो एल्बुमिन जो वैसे नहीं आता है यूरिन के अंदर आना शुरू होगा. सो डेंजरस क्लस्टर इसलिए बोला जाता है, इट विल इंक्रीज 3 times लाइकली टू हैव MI एंड स्ट्रोक, 5-fold रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, एंड ड्राइव्स द कार्डियोवास्कुलर एपिडेमिक. कार्डियोवास्कुलर बहुत सारे केसेस हार्ट के, स्ट्रोक के रहे हैं अभी, और ये तो पुरानी बात है बहुत. Now this disease actually comes into light very late, क्योंकि इसको डायग्नोस स्टार्टिंग में नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये क्लस्टर है चीजों का, हर चीज इंडिविजुअली हो रही है, देन उनका जो कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो इसको ऊपर तक आने में मतलब 10 साल लग जाते हैं. द फीचर ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम मे प्रेजेंट फॉर अप टू 10 years जब तक वो डिटेक्शन होगा. तो इसको हम लोग आइसबर्ग फिनोमिना के नाम से भी जानते हैं. जो भी चीज इस तरह की उसको हम लोग आइसबर्ग फिनोमिना बोलते हैं, कि जब वो एक्चुअल अपीयर होगी और उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत पहले हो चुका है, और एक्चुअल अपीयरेंस जो है वो बहुत लेट हो रही है. Now the definition of metabolic syndrome remain incomplete, and in future the host of prothrombotic and pro-inflammatory states will be included in this definition. अभी वो हो चुका है, ये लेक्चर थोड़ा पहले बनाया था मैंने, काफी पहले बनाया था अभी. So now it is included, prothrombic and pro-inflammatory. So physiological changes, insulin action manifests as a resistance of insulin mediated glucose disposal. These are the two main factors, central obesity and insulin resistance. ये किस तरह से रिलेटेड है आपको बताया. फैट इंक्रीज होता है तो फैट विल अराउंड द सेल्स, डिपोजिट अराउंड द रिसेप्टर, एंड इट विल डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन टू द सेल्स, और जो भी उसके रिसेप्टर है उसको लेके. सो दैट विल नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड इट विल लीड टू सेंट्रल ओबेसिटी. So these two will work together to lead to symptom. Insulin resistance है, obesity, then metabolic syndrome, diabetes, सबका जो, and all these will combinedly will cause cardiovascular diseases. Hypertension, stroke, PCOS, and अलग-अलग तरह की diseases. Then if you can see like related percentage of insulin resistance in different kind of
डिजीजेज एंड सिम्टम्स, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आप देखोगे तो 93% है। हाइपरटेंशन के अंदर 58% है। देन हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया 85%। abnormalities associated with insulin resistance वही सारी आ जाएंगी, और सम डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, इंक्रीज इन प्लाज्मा यूरिक एसिड कंसेंट्रेशन, डिक्रीज इन रीनल यूरिक एसिड क्लियरेंस, ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज हो जाएंगे, एसडीएल डिक्रीज हो जाएगा, एलडीएल पार्टिकुलर डायमीटर डिक्रीज, एंड पोस्ट पेरिडल लिपिडीमिया। Hemodynamic symptoms में sympathetic nervous system activity increase, renal sodium retention increase, and renal sodium retention अगर increase हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि it will retain water also, and once the water is retained it will increase the pressure. हीमोस्टैटिक में जैसे अपन ने बात करी थी कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंक्रीज करता है, तो इंटरनल क्लॉटिंग को ये इंक्रीज करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर इनहिबिटर 1, फाइब्रिनोजन, एंडोथेलियल डिस्फंक्शंस होंगे, मोनोन्यूक्लियर सेल एडेशन होता है, ऑल दिस थिंग्स, एंड रिप्रोडक्टिव में इट विल कॉल पॉलीसिस्टिक, पीओडी बोलते हैं इसको, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। क्लिनिकल कंडीशंस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, एसेंशियल हाइपरटेंशन, पीसीओडी, alcoholic fatty liver disease, sleep apnea, cardiovascular diseases में, and cancer of breast, prostate, ureter and liver। तो इसमें ये वाले चीज, इसमें फिजियोलॉजी ऑनली रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, और डायबिटीज आपने पढ़ ही लिया सारा, उसके कारण से क्या चीजें होती हैं वो आपको पता है पहले से, ठीक है। नाउ ऑल दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स। नाउ फीचर्स में हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, ओबेसिटी होगी, वेस्ट सर्कमफ्रेंस विल इंक्रीज, ट्राइग्लिसराइड, एसडीएल, क्लस्टर मेटाबॉलिक फैक्टर, हाइपरटेंशन मिलेगा, रिसेंट वेट इंक्रीज मिल जाएगा, फास्टिंग सी पेप्टाइड इंक्रीज मिलेगा, ट्रीटमेंट इज एक्सरसाइज एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ इंसुलिन। अब मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? जो लेबोरेटरी होती है उनमें क्या होता है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, विच इज वेरी लेंथी टेस्ट। उसमें क्या ग्लूकोज पे पिलाया जाता है और उसको फिर ओवर द पीरियड देखा जाता है कि बॉडी उसको किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज है वो बाहर से दिया जाता है, एंड देन उसके ऊपर पूरा चार्ट बनाया जाता है कैसे बॉडी की ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है उसके बाद में, और फिर कब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो वो एक लेंथी प्रोसीजर है जो कि नॉर्मली इम्प्रैक्टिकल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये हर बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपका पेशेंट आ रहा है उसके ऊपर नहीं करा सकते आप। तो फास्टिंग इंसुलिन अगर ज्यादा हो 12.2 मिली यूनिट पर लीटर से, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड आप ट्राइग्लिसराइड एसडीएल रेशियो देख सकते हो, इज इक्वली पावरफुल इंडिकेटर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये दो इंडिकेटर है जो हमको डायरेक्टली फटाफट बता सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। बाकी अगर आप फिर और ढंग से टेस्ट करते हैं तो यू कैन गो टू ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशन मिलेगा, जैसे कि डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगा, जो WHO बोल रहा है कि क्या क्या इसमें सिम्टम्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या चीजें होंगी। इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेज आर्टेरियल प्रेशर 140 से ऊपर होना चाहिए, रेज प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स होने चाहिए, एंड HDL कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 35 मिलीग्राम पर डेकालीटर इन मैन एंड लेस देन 39 इन वुमेन। सेंट्रल ओबेसिटी, जिसके अंदर मैन के अंदर वेस्ट टू हिप रेशियो इज मोर देन 90.90, और फीमेल के अंदर सिमिलरली more than 0.85, and BMI should be more than 30 kilogram
पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो एल्बुमिनिया जो कि एक WHO ने अलग से पॉइंट जोड़ा था, वो भी इसमें है। यूरिया एल्बुमिन एक्सक्रीशन रेट इज मोर देन 20 माइक्रोग्राम पर मिनट। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आपको मिल रहे हैं, यू कैन नेम इट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। डायग्नोसिस इज मेड व्हेन एनी टू कंपोनेंट प्लस इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशन और डायबिटीज मेलाइटस और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये आपको अगर इतना आपको मिल जाता है, मतलब दो कोई भी कंपोनेंट इसके साथ में ग्लूकोज का इम्पेयरमेंट या डायबिटीज मेलाइटस मिल जाए या इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल जाए, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से उसको बोल सकते हो उसको कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेप्टिन। नाउ द फिजियोलॉजी पार्ट स्टार्ट। पहले स्टैट्स वाला पार्ट था ज्यादा, अब वो समझना जरूरी है कि व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नाउ दीज आर द डिफरेंट लेप्टिन और एक्सिन डिफरेंट थिंग्स, वो अपन बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीक।